एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट की और सीटीपी की क्लासेस में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं 24th क्लासेस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये क्लास 25 है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में भी मैं उसको पिन कर दूंगी। आंसर सहित आप लोगों को इसके जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें इसकी पीडीएफ को लेने के लिए। और इसकी पहले की जितने भी 24 क्लासेस है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें, जो आप लोगों के सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी मूल्यांकन क्यों होना चाहिए। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। भाई केवल उच्च अंक प्राप्त, भाई अच्छे नंबर लाने के लिए मूल्यांकन करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित करने का मतलब है कि बच्चों को जो है वो, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा वीक होता है, तो उस तरीके से बच्चे को प्रेटेंट करवाना कि आप इंटेलिजेंट है, आप वीक है, तो नामांकित करना कोई अच्छी बात नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। योग्यता आधारित समूह का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा जो वीक है या फिर किसी अलग बैकग्राउंड से आया है या लड़का लड़की है, तो किसी भी तरीके के भेदभाव के आधार पर बच्चों को विभाजित करना कि आपकी इतनी योग्यता है तो आप इस समूह में रहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये कोई मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि बच्चे को कौन सी चीज़ समझ आई है, बच्चे को कौन सी चीज़ समझने की ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी पहचान के लिए हमेशा क्या किया जाता है, मूल्यांकन। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत करती है, इशारे करती है, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वायकॉस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, यानी कि एक टीचर क्या कर रही है, बच्चे जो है वो कोई संघर्ष कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रही है और टीचर जो है उसमें उसकी हेल्प कर रही है। पर इशारे करना यानी उसको हेल्प कर रही है। तो ले वायगॉस्की के अनुसार ये जो बच्चों को हेल्प करना है ये क्या है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना। दूसरा आता है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन। भाई हेल्प करना कभी भी अर्थहीन नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करना, यानी कि बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित नहीं करके बल्कि अनुत्प्रेरित कर देना, तो ये भी नहीं है। बल्कि टीचर क्या कर रही है, टीचर जो है वो आधारभूत संरचना का काम कर रही है, उनको स्कैफोल्ड कर रही है, टेम्पररी हेल्प कर रही है टीचर। तो अगर वाइगोस्की की बात आ जाए और अगर आप लोगों को कहीं पर भी जो है वो पाड़ शब्द या आधारभूत संरचना इस तरीके के अगर वर्ड्स दिख जाते हैं, तो आप लोगों को यही राइट लगाना है। वाइगोस्की के अनुसार अगर कोई भी मनुष्य या किसी दूसरे मनुष्य की मदद करता है तो मतलब वो उसको स्कैफोल्ड कर रहा है, उसको पाड़ दे रहा है, उसको आधार प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने रोने लगता है, यानी कि एक खेल हो रहा है तो रोने लगता है। एक रोहन नाम का बच्चा है, यह देखकर उसके पिताजी बोलते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के कभी भी रोते नहीं है। यानी कि अगर उसके जो पिताजी है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई लड़के तो कभी रोते नहीं है, रोहन तो लड़का है, लड़कियां रोती है तो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोगों को ये वर्ड कहाँ दिख रहा है, भेदभाव को कम नहीं कर रहे हैं, भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। समानता तो ये है नहीं क्योंकि ये भेदभाव है। रूढ़िवादियों को दर्शाते हैं और रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। भाई चुनौती की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रूढ़िवादिताओं की, यानी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जो है वो उसके पिताजी द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा 18 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। भाई प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, क्या मार्क्स देने चाहिए, नहीं। अटल पाठ्यक्रम यानी कि एक रिजिड जो है वो करिकुलम, एक रिजिड जो है वो सिलेबस का यूज करना कि भाई ये है, चाहे आप किसी भी प्रकार
प्रकार के बच्चे हैं, आपको तो यही सिलेबस पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस हमेशा बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा पर बल देना, यानी कि कंपटीशन करा रहे हैं बच्चे के बीच में कि ये कर, तू ये कर, ऐसे मतलब एक दूसरे को जो है वो कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, तो कंपटीशन करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। प्रगतिशील कक्षा में टीचर क्या चाहती है कि एक बच्चे के ज्ञान की संरचना हो, उसके लिए हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। जितनी ज़्यादा हम लोग बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, वो बच्चा जो है वो उतना ज़्यादा खुद को प्रगति जो है वो बच्चा करेगा। तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। 20 नंबर क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने इसीलिए करना है क्योंकि इसको दूसरे स्वीकृति देते हैं, यानी दूसरे स्वीकृति दे रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो नैतिक विकास का कौन सा चरण है ये? उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व या प्रथागत। तो देखिए वर्ड्स में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसी भी कार्य को करने के लिए क्योंकि उसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, यानी कि समाज उसके लिए जो है वो मान्य मानता है। तो यह अवस्था कौन सी होती है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ये होती है आप लोगों के प्रथागत। हिंदी में आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन रह रही होगी। यहाँ पर प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल देखते हैं तो हम लोगों को अच्छे से समझ आती है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि बच्चों के सामाजिकरण से रिगार्डिंग कौन सी एक बात है? ठीक है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक। भाई जहाँ परिवार द्वितीय है वो तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला आता है परिवार एवं जनसंचार दोनों ही जो है वो प्राथमिक, यहाँ पर आप लोगों के मिस हो गया है, प्रिंट नहीं हुआ है। प्राथमिक कारण कारक है या द्वितीय कारक है, कुछ भी अगर दिया जाए तो देखिए परिवार जो होता है वो तो प्राथमिक होता है और जनसंचार वो द्वितीय होता है। अब चाहे आप लोग यहाँ पर प्राथमिक लिखे चाहे द्वितीय लिखे, ये ऑप्शन तो भी गलत होगा। प्राथमिक होगा तो भी ये ऑप्शन गलत होगा, द्वितीय आ रहा है तो भी, क्योंकि देखिए परिवार प्राथमिक है, जनसंचार द्वितीयक है, तो दोनों तो एक नहीं हो सकते, या तो दोनों प्राथमिक होंगे या दोनों द्वितीयक होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। भाई ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है और परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होता है। तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 22 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? कि बुद्धिमत्ता की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, बहुत सारी दशाएं होती है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। नहीं भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता तो होती है भाई, बुद्धि सब लोगों की अलग अलग होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है? नहीं भाई, बुद्धि को तो बहुत तरीकों से माप सकते हैं, तो ये नहीं होगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है, यानी कि एक आयाम की बुद्धिमत्ता जो होती है वो बाकी सारे आयामों से निर्धारित हो जाती है। यानी कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा, या कोई बच्चा जो है वो ज्यादा पतला है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। उसकी एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती है, सारी बुद्धियां अलग अलग प्रकार की होती है। और ये बोलते हैं हमारे हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो। तो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती है, अलग अलग फॉर्म में बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे से रिगार्डिंग। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, भाई रटा रटाया सवाल है। जीन पियाजे आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जीन पियाजे नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की अवस्था, अमूर्त सोच का विकास, विचार और सोच में केंद्रीकरण। भाई पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए परिकल्पित निगमनात्मक ये तो नहीं होता है, क्योंकि ये आप लोगों के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध ये आप लोगों के कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है। अमूर्त सोच ये भी आप लोगों के कंक्रीट में होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक में होता है सोच और विचार में क्या होना? केंद्रीकरण। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था में होता है? नहीं भाई, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। विकास बहुआयामी होता है, बात तो ठीक लग रही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, भाई ये बात बिल्कुल गलत है। भाई विकास सभी संस्कृति के सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है। विकास चाहे एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं तो उनके लिए भी विकास अलग अलग होगा, उनके लिए पर्यावरण एक होगा, उनके लिए जो है वो उनकी हेरिडिटी सेम होगी, आनुवंशिकता सेम होगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा
ऐसा होता है कि दो सगे भाई बहनों में भी एक की हाइट ज्यादा होती है, एक की कम। तो विकास जो होता है वो सभी संस्कृतियों के लिए या सभी जो है वो समाज के लिए एक नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। विकास केवल विद्यालय में होता है? नहीं भाई, विकास तो हर जगह हो सकता है, विकास तो घर में भी हो सकता है। तो विकास कैसा होता है? विकास होता है बहुआयामी। तो 24 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 25 नंबर, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। यानी लेव वाइगोस्की किस पर फोकस करता है? अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर या गुणारोपण पर? तो भाई लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है जो समाज की बात करते हैं। समाज और संस्कृति की बात किस में हो रही है? सांस्कृतिक उपकरण। भाई सांस्कृतिक, संस्कृति, संस्कृति और समाज। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 का सी विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। भाई जीन पियाजे किसकी बात करते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। भाई जीन पियाजे किसकी बात कर रहे हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र का बात कौन करते हैं? तो वो करते हैं लेव वाइगोस्की। मनोवैज्ञानिक उपकरणों की यह बात नहीं होती है। उद्दीपन अनुक्रिया की बात कभी भी लेव जीन पियाजे नहीं करते हैं। तो जीन पियाजे किसकी बात करते हैं? जीन पियाजे बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा होते हैं हमारे जो माइंड होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के जो बंडल होते हैं उसको हम स्कीमा बोलते हैं। कोई भी चीज की जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहती है, फिट है, उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। तो 26 का हो जाता है बी विल बी राइट आंसर। 27 नंबर, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। यानी समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। भाई अलगाव वर्ड ही अलग है, क्योंकि ये जो है वो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन इज द ऑपोजिट ऑफ द सेग्रीगेशन। ये हम लोगों को पता है कि भाई समावेशी शिक्षा जो होती है वो उल्टी होती है इंक्लूसिव जो होती है वो अलगाव की। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन उल्टी होती है अलगाव की। यानी समावेशी शिक्षा यानी हर तरीके के बच्चे को साथ रखना। और यहाँ बोल रहे हैं कि समाज की पहचान के आधार पर बच्चों में अलगाव कर दो, अलग कर दो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना, बात तो ठीक लग रही है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, भाई ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो प्रदर्शन अभिमुखी होते हैं, नहीं। अविभेदी या समरूपी निर्देश, अविभेदी यानी समरूपी यानी कि सभी को एक ही तरीके के निर्देश देना। भाई सभी बच्चों को एक ही तरीके के निर्देश देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि बच्चे की जो सामर्थ्य है, बच्चे की जो कैपेसिटी है, बच्चे की जो काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से उसको निर्देश देते हैं कि भाई ये बच्चा इस तरीके का है तो ये ऐसा काम करेगा। कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको उस तरीके का वर्क देना। कोई बच्चा किसी मान लीजिए कोई बच्चा डिसेबल्ड है, वो चलने में सक्षम नहीं है, तो हम उसको दौड़ की रेस में थोड़ी ना भगाएंगे कि आप वैसा कंपटीशन करो, नहीं। हम बच्चे को सामर्थ्य के हिसाब से काम करने के लिए देंगे कि जो उसका सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसको हम अवसर दे देंगे। तो 27 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 28 नंबर है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहे हैं कि दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 बनाया था, इसके हिसाब से बच्चों को यानी कि ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित या विकलांग। भाई विकलांग बोलना, मंदित बोलना, अशक्त शरीर बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि पीडब्ल्यूडी क्या बोलते हैं कि छात्र जिसको शारीरिक दिव्यांगता है, क्योंकि उसको भी भगवान ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया है, तो हम अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 29 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सामवेगिक, अमूर्त, मूर्त, सामवेगिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त। भाई जन्म के समय बच्चा कैसा होता है? तो जन्म के समय बच्चा किससे सीखता है? बच्चा सीखता है संवेगों से। तो देख लीजिए संवेग कहाँ पर है, संवेग यही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 29 का सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देख सकते हैं? भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम किस रूप से देखते हैं? योग्यता आधारित समूह बनाना। योग्यता यानी कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट है या कोई भी बच्चा जो है वो वीक है, तो उसके बेसिस पर कि भाई इंटेलिजेंट बच्चों को इस ग्रुप में रखिए, वीक बच्चों को इस ग्रुप में रखिए, नहीं। योग्यता के आधार पर कभी भी समूह नहीं बनाते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बात तो ठीक लग रही है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, भाई बाधा नहीं होती है व्यक्तिगत विभिन्नता कभी भी, ना ही यह अध्यापक पर पक्ष पर असफलता होती है, बल्कि यह क्या करती है? यह परियोजना बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है अधिगम अध्यापन प्रक्रिया में। तो यहाँ पर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट
आंसर। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है। 24 क्लासेस ज़रूर आप लोग देखिए और इसके बाद में हम लोग एक मैराथन सेशन भी लेकर आएँगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।